एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के पीटी 365 के बारे में। दिस विल बी द पार्ट वन। इकोनॉमी के पीटी 365 में वी विल गो बिट स्लो बिकॉज इकोनॉमी इज अ टफ सब्जेक्ट टू हैंडल। सो थोड़ा आप इस सेशन को अगर अटेंड कर रहे हैं तो बी वेरी पेशेंट, या फिर आप 2x पे देख सकते हैं अगर आपकी इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है करंट अफेयर्स में वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसमें वेरी फर्स्ट न्यूज इज अबाउट द जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। सो बेसिकली अप्रैल और जून का जो पीरियड है 2023 से 24 के बीच में, उसके जीडीपी उसमें जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 7.8% प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये न्यूज है। प्रेजेंट में जीडीपी कैलकुलेशन इंडिया में कैसे होता है? तो देखिए, रियल और नॉमिनल दो तरीके की जीडीपी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडीपी क्या होता है? इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। डोमेस्टिक मतलब हमारे घर की बाउंड्रीज, यानी कि हमारे देश की बाउंड्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के थ्रू। इसमें रियल और नॉमिनल दो तरीके की जीडीपी होते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो प्राइसेस चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर मैंने उसी पे सीधा जीडीपी कैलकुलेट कर लिया करंट प्राइसेस पे, तो उसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। अगर मैंने इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए कोई एक बेसिक ईयर लिया, उस बेस ईयर से कंपेयर करते हुए मैंने देखा कि प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन आया है, तो वो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जैसे कि 2011-12 यहाँ पे बेस ईयर लिया जाता है। उस टाइम पे मान के चलिए मैंगो के कितने प्राइसेस थे और आज के टाइम पे मैंगो कितने का बिक रहा है, मैं उस हिसाब से इन्फ्लेशन को भी काउंट करूंगी जब मैं जीडीपी को काउंट करूंगी। दैट विल बी नॉन एज कांस्टेंट प्राइसेस पे किया गया जीडीपी, और इसको रियल जीडीपी कहते हैं। सो रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है। तो जीडीपी जो डिफ्लेटर है वो दरअसल कुछ नहीं है, वो नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी से रेशो है। डिफ्लेटर से मुझे ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन का जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। हो सकता है कि आम का प्राइस जो है वो 2011-12 में एक आम 5 रुपए का हो, आज के टाइम पे एक आम 15 रुपए का हो गया, लेकिन आमों की संख्या अभी भी उतनी है। पहले भी एक ही आम प्रोड्यूस हो रहा था, अभी भी एक ही प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैंने जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया तो मैं ये सोचूंगी कि 15 के हिसाब से तो 3 आम का प्रोडक्शन हुआ, तो जीडीपी बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में तो इन्फ्लेशन बढ़ा, जीडीपी तो बढ़ा ही नहीं रियल लेवल पे। तो नॉमिनल टू रियल जीडीपी का जो रेशो है वो जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि जीडीपी में जो इंक्रीज आ रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन के कारण आ रहा है या फिर रियलिटी में आउटपुट इंक्रीज हुआ है, या नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रियल में ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे इस केस में हम आम को समझ रहे थे 3 आम प्रोड्यूस हुए, पर एक्चुअल में हुए नहीं थे, सिर्फ एक ही आम का प्रोडक्शन था। इट वाज जस्ट द इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से एक आम का प्राइस 15 रुपए हो गया। जीडीपी कैलकुलेशन की अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। जैसे प्रोडक्शन अप्रोच में हम ये देखते हैं कि हर एक स्टेज जो है प्रोडक्शन का, फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसमें कितनी कितनी वैल्यू हर एक प्रोडक्ट में ऐड हुई है। जैसे कार बनना स्टार्ट हुआ सपोज, तो कार जो है वो जब बनना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उसका फ्रेम तैयार हुआ, फिर उसमें टायर ऐड हुए, फिर उसके अंदर गियर ऐड हुए। ये सब ऐड होते हुए हर एक चीज, जो टायर है, गियर है, इनका कितना प्राइस ऐड होता चला गया, कितनी वैल्यू ऐड होती चलेगी, उससे हम फाइनल जब जीडीपी निकालते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्शन अप्रोच। इनकम अप्रोच का मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें वर्क कर रहे थे, चाहे वो वर्कर्स थे, एंटरप्रेन्योरशिप वाले एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने पैसा लगाया, उन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टोटल इनकम जो है वो हर स्टेज पे कितनी हुई है उसको एक्यूमुलेट करके इनकम अप्रोच से जीडीपी निकाला जाता है। एक्सपेंडिचर अप्रोच का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी मतलब खरीदी जा रही हैं, कह लीजिए एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना, गुड्स एंड सर्विसेज जितना उन पे खर्चा किया जा रहा है खरीदने के लिए हाउस होल्ड्स के द्वारा, उससे हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो एक्सपेंडिचर अप्रोच का होता है। और तीनों के द्वारा जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ गैप्स रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि हर जगह पे कैलकुलेशन में कोई ना कोई वेरिएशन आ जाता है। 2014-15 में जीडीपी कैलकुलेशन की कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक बॉडी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इस बॉडी ने 2015 में नया नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो जारी किया कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करना है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीवीए क्या है हम समझेंगे आगे, ठीक है। सो ग्रॉस वैल्यू एडिट को भी इन्होंने बोला कि अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेस ईयर को इन्होंने रिवाइज कर दिया 2004-5 से 11-12। तो अब हम बेस ईयर जो है वो 2011-12 लेके चलते हैं अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। सो बेस ईयर में आपको बता चुकी हूँ कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के कारण जो है
वो क्या क्या इफेक्ट पड़ा है टोटल इकोनॉमी पे और ट्रू पिक्चर क्या है इकोनॉमी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़े हैं, क्या रियलिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है ये नहीं। ये बेस ईयर हमें मदद करता है समझने में। नई वाली जो सीरीज है उसने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 के कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं उनको भी शामिल किया है नेशनल अकाउंट के कैलकुलेशन में, और इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है नेशनल अकाउंट की उनको भी फॉलो अप किया है। अब जीडीपी को कोई बहुत अच्छा मार्कर नहीं माना जाता डेवलपमेंट को समझने का। अब कितने गुड्स हमारे देश की बाउंड्री में प्रोड्यूस हुए उसको हम जीडीपी कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि इससे पता लगता है हमारे देश का ग्रोथ क्या है। बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। ग्रोथ कैन नॉट बी साइमल्टेनियस टू द डेवलपमेंट, वेरी कर सकता है। हो सकता है ग्रोथ बहुत ज्यादा है देश का लेकिन डेवलपमेंट तब भी नहीं हो रखा। इसका रीजन कि ग्रोथ जहां हुआ है उसमें मैक्सिमम 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 199% इनकम जो है उसको संभाल रखा है। तो 1% लोगों के पास जो बचे हुए हैं उनके पास इनकम है ही नहीं, तो डेवलपमेंट पूरा कहां से दिखेगा। सो जीडीपी एक अच्छा मार्कर क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी तरीके का गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में पॉल्यूशन क्या हो रहा है, किस तरीके की सोसाइटी में उसको कैलकुलेट करने से इनइक्वालिटी हो रही है, क्राइम से क्या नुकसान हो रहा है इकोनॉमी में, इन सब फैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते जीडीपी के टाइम पे। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हुआ उसको भी नहीं कंसिडर करते जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी जो है वो सोशली कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज को भी इनकॉर्पोरेट करता है। जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो कई बार हम उस चीज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं जिनको नहीं करना चाहिए गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम। जैसे कि अगर मान के चलिए ट्रेन क्रैश हुई, क्रैश होने से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नई ट्रेन बनी, तो हमने ये बोल दिया नई ट्रेन बनी तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ। पर दरअसल ये तो गलत चीज के कारण हुआ ना, क्योंकि पुरानी वाली ट्रेन का क्रैश हो गया या फिर उस पर रिपेयर भी किया गया तो कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि हुआ तो एक्सीडेंट था। तो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज को भी कंसिडर कर लेता है। इसके अलावा हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब लोगों की कैसी चल रही है उसको जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसलिए हमें पता नहीं लग पाता कि अगर वाकई में जीडीपी अच्छा है तो वहां डेवलपमेंट सच्ची में हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इट कैन वेरी। चैलेंजेस की बात करें तो प्रेजेंट में जो जीडीपी कैलकुलेशन है उसके कुछ चैलेंजेस हैं। डाटा जो है हर एक सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसका आउटडेटेड डाटा यूज किया जाता है कई बार कैलकुलेशन के लिए। अकाउंट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वो भी इसमें रखा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो कई बार टैक्स वगैरह नहीं भरते, जिनको अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलते हैं। सो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसके द्वारा क्या क्या प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गुड्स का क्या नहीं हो रहा है, इसको जब आप अकाउंट करते हैं ना अपन, मतलब देखते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम, तो हमारे कैलकुलेशन में बहुत वेरिएशन और गड़बड़ी आती है, इसलिए ये एक चैलेंज है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब जैसे घर पे हमारी मम्मा वगैरह काम करती हैं, वो भी तो एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भले नहीं कर रही लेकिन इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है ना। मतलब अपने बच्चे को अगर एक माँ पालती है, उसको खाना देती है, सुबह उठ के टिफिन पैक करती है, पढ़ने के लिए भेजती है, तो अगर वो चीज ना करे तो कल को वो बच्चा कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। तो हम हाउस होल्ड वर्क को कंसिडर नहीं करते। फिर जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, जैसे मेड वगैरह घरों में खाना बना के जाती हैं, वो भी तो एक प्रोडक्टिव वर्क कर रही है ना, मतलब सैलरी मिलती है उनको, कुछ ना कुछ पैसा मिलता है जब वो काम करती है। वो सब कंसिडर ही नहीं किया जाता जीडीपी को कैलकुलेट करने के टाइम। अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर है उसको मतलब डिस्कस किया था, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बताता है इंडिया में 2005-6 से लेकर अब तक। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है कि अलग अलग आयामों में गरीबी होना। जैसे किसी के पास मान के चलिए रोटी कपड़ा मकान नहीं है, किसी के पास रोटी कपड़ा मकान तो है लेकिन फिर भी वो गरीब है क्योंकि वो हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चों की। किसी के पास ये है लेकिन वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अलग अलग डायमेंशन में पॉवर्टी को कंसिडर किया जाता है। इस डिस्कशन पेपर में ये कहा गया कि इंडिया में पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो है उसमें स्टीप डिक्लाइन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीप मतलब बहुत तेजी से गिरावट आना। 2013-14 में 29.17% पॉपुलेशन जो थी वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी। 2022-23 में 11.23% है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो हम कह सकते हैं पिछले 10 सालों में स्टीप डिक्लाइन जो है वो इस डिस्कशन पेपर के हिसाब से देखने को मिला है। हेड काउंट का मतलब होता है कि वो बंदे जिनको आप सीधा सीधा खड़े कर लीजिए लाइन में और उनके हेड को आप काउंट करेंगे, मतलब वो पुअर हैं। कहाँ कैसे कंसिडर किया जाएगा उनको, हम कहेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। तो वो होता है हेड काउंट रेशियो करना पॉवर्टी के अंदर। और जो पॉवर्टी की इंटेंसिटी है वो भी भारत में कम हुई है। मतलब इंटेंसिटी का मतलब कोई कितना गरीब है, बीपीएल से बिलो पॉवर्टी लाइन से कोई कितनी गहराई तक गरीब है। किसी के पास बेसिक नेसेसिटीज रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, किसी के पास इतना सब तो है लेकिन उससे कुछ और चीजें चाहिए वो नहीं है। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जो है वहां पे सबसे तेजी से रिडक्शन देखने को मिला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। 12 इंडिकेटर के बेस पे नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें
इसमें से सबसे ज्यादा जो मतलब खराब परफॉर्म किया है जिन इंडेक्स ने, जिसमें देखा जा रहा है कि अभी भी गरीबी बहुत है, वो है आपके कुकिंग फ्यूल और हाउसिंग, मतलब लोगों के पास खाना पकाने के लिए फ्यूल और घर जो है उसमें अभी भी गरीबी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट और चाइल्ड और एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो मृत्यु दर होता है बच्चों का, इसमें कमी आई है, इसमें अब गरीबी में गिरावट आई है। इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है 1, जिसमें कि हम पॉवर्टी को जीरो करेंगे, उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है। 2030 तक हम अचीव करने का टारगेट रखे हुए हैं। सबसे पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा 2021 में निकाला गया था, और गवर्नमेंट का ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव है, जिसके अंडर ये इंडेक्स निकला था। इसके लिए एल्काइल फोस्टर मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। अब ये मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें दरअसल नीति आयोग एक कट ऑफ रख देता है, जैसे मान के चलिए 33.33% की कट ऑफ है। अगर इस कट ऑफ से कोई नीचे चला जाता है, मतलब सॉरी, अगर इस कट ऑफ से कोई ऊपर चला जाता है, जो इसको क्रॉस कर लेता है, इस कट ऑफ के अगर कोई बराबर आ जाता है, तो उस इंसान को मल्टी डायमेंशनली पुअर कहा जाता है। एल्काइल फोस्टर का जो मेथड है, ये इंसिडेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी दोनों को कैलकुलेट करता है। इंसिडेंट का मतलब कि कोई कौन कौन गरीब है ये भी कैलकुलेट कर लेता है, और कितनी इंटेंसिटी तक गरीब है वो भी देख लेता है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स में कोई कोई गरीब है, जैसे कोई रोटी के लिए गरीब है, कोई कपड़े में गरीब है, कोई एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें गरीब है, वो सारे के सारे डेप्रीवेशंस को ये कंसिडर करता है मेथड, ठीक है। अब कुछ सब इंडेक्स हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर, जिनको कैलकुलेट किया जाता है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने से पहले। जैसे सबसे पहले हेड काउंट रेशियो, जैसे मैंने कहा सबके सर को एकदम से मतलब एक लाइन में खड़े करके गिन लीजिए सर के थ्रू, सर पकड़ के कि हाँ हाँ ये सारे जिनके हेड नजर आ रहे हैं वो सब पुअर हैं, जिनको आपने कैलकुलेट किया। सो हाउ मेनी आर पुअर, ये होता है हेड काउंट रेशियो, ठीक है। सीधा सीधा टोटल पॉपुलेशन में मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सन का कैलकुलेशन कर लेना। इंटेंसिटी ऑफ पुअर, वो कितने ज्यादा गरीब है, मतलब क्या क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, कौन कौन सी डायमेंशन में गरीब है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो फाइनल वैल्यू है वो कैसे निकलता है, हेड काउंट रेशियो को इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कितने लोग गरीब हैं और इंटेंसिटी क्या है गरीबी की। अब इसमें 10 ओरिजिनल इंडिकेटर जो थे, वो ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलता है, वो उसी हिसाब से ओरिजिनल इंडिकेटर्स को यूज किया गया है, प्लस 2 एडिशनल इंडिकेटर जो हैं वो नेशनल लेवल पे नीति आयोग ने यूज किए हैं इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। वो 2 नए वाले जो नीति आयोग ने डाले हैं इंडिकेटर्स, पहला है मैटरनल हेल्थ कैसी है, यानी कि माओ की हेल्थ कैसी है, उससे उसमें भी गरीबी का फैक्टर देखा जाएगा, और बैंक अकाउंट कितनों के खुले हैं। अब हर एक डायमेंशन, उसका वेटेज और क्या उसमें कंसिडर किया जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मोटे मोटे कौन कौन से डायमेंशन है, सबसे पहले तो हेल्थ चेक की जाती है गरीबी को तय करने के लिए, फिर एजुकेशन और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन सब का जो वेटेज है वो 1/3 है। हेल्थ के अंदर क्या क्या देखा जाता है, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन देखा जाएगा, मतलब जो घर का एक भी मेंबर अगर अंडर नरिश है तो वो घर गरीब है। बॉडी मास इंडेक्स देखा जाएगा विमेन का और मैन का, और पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से अगर इंडेक्स कम है तो गरीबी है। इसके अलावा अंडर नरिशमेंट बच्चों में भी नहीं होना चाहिए 0 से 59 मंथ के बीच में। न्यूट्रिशन देख लिया, उससे गरीबी का अंदाजा लगा। न्यूट्रिशन का वेट है 1/6। इसके बाद देखा जाता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, इन दोनों का वेट है 1/12। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी का मतलब बच्चों में मृत्यु दर कितना है, और जो युवा होते हैं वैसे उनमें कितना है। सो अंडर 18 ईयर ऑफ एज अगर मौत होती है किसी की और लगातार होती आ रही है उस एरिया में या घर में, तो वो मल्टी डायमेंशनल पुअर में आएंगे। मैटरनल हेल्थ की बात की जाए तो माओ की जो मौत है वो कई बार घर पे बच्चा देते हुए हो जाती है, तो इसका मतलब गरीबी है, क्योंकि वो विजिट नहीं कर पाए हॉस्पिटल को एंटीनेटल केयर के लिए, जिसकी वजह से माँ की मौत हो गई, मतलब डिलीवरी के बाद वो माँ को बचा नहीं पाए। एजुकेशन में 1/3 दिया गया है रैंकिंग या प्रपोर्शन। इसमें क्या क्या देखा जाता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल का अटेंडेंस, मतलब ईयर ऑफ स्कूलिंग में ये देखा जाता है कि 10 साल या फिर उससे बड़े वाले जो बच्चे हैं घर के अंदर, उनमें से एक भी मेंबर जो है उसने 6 साल लगातार स्कूल के पूरे नहीं किए, तो वो गरीबी में आएंगे। स्कूल अटेंडेंस भी कैलकुलेट की जाती है कि जो स्कूल अटेंड करने वाला बच्चा है वो स्कूल अटेंड करने नहीं जा रहा और ना ही उसने 8वीं क्लास कंप्लीट की है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या देखा जाता है, अब यहाँ कुकिंग फ्यूल देखा जाता है कि किसी के घर में क्या फ्यूल के लिए यूज हो रहा है, कुकिंग के लिए क्या फ्यूल यूज हो रहा है। कोई जो है वो डंग यूज कर रहा है या फिर वाकई में सिलेंडर यूज कर रहा है, सिलेंडर यूज करने वाला तो गरीब नहीं माना जाएगा। सैनिटेशन, सफाई देखी जाती है, अगर बिल्कुल सफाई नहीं है तो इसका मतलब गरीबी है। ड्रिंकिंग वाटर देखा जाता है, मतलब अगर आपको पानी पीने का लेने के लिए 30 मिनट तक वॉक करके जाना पड़े, ठीक है, और फिर वापस भी आना पड़े राउंड ट्रिप
को लेके, तो मतलब वो गरीबी वाला इलाका है या गरीबी है। बिजली देखी जाती है कि हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। घर देखा जाता है, हाउस नहीं है, मतलब अच्छे से घर नहीं बना हुआ, बहुत नेचुरल मटेरियल्स के साथ, मतलब बांस वगैरह लगा के ही बनाया गया है। एसेट देखे जाते हैं, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, बाईसाइकिल, इनमें से अगर कुछ होता है तो गरीब नहीं माना जाता। बैंक अकाउंट भी देखा जाता है, किसी भी मेंबर का घर के अंदर से अगर बैंक अकाउंट नहीं है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आएगा। तो ये जो आपके सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर पैरामीटर्स हैं, इनका जो परसेंटेज है वो 1/21 है। तो ये सबका प्रोपोर्शन आपको जरूर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन का 1/6 था, बाकी सबका 1/12 है, उसके रेस्ट वालों का। एजुकेशन में 1/6 है फिर से, और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर सारे के सारे जो है वो उसका 1/21 है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखी गई है ऑलरेडी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हम किसी की पर कैपिटा इनकम, उसकी जो कमाई होती है, लिटरेसी रेट और उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी देर तक वो जिएगा, इसको तय नहीं करते। अगली बात है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलकर निकालते हैं, 2010 से ही निकाल रहे हैं। इसमें 10 इंडिकेटर हैं और नेशनल लेवल पे कितने हैं, 12। दो कौन कौन से फालतू थे हमने देखा था, फालतू नहीं कह सकते, मतलब दो कौन कौन से एक्स्ट्रा थे। एक तो मैटरनिटी डेथ देखी जाती है, दूसरा क्या था, बैंक अकाउंट देखा जाता है। यहाँ पे देखिए, फिर से रिकॉल करती हूँ, ये देखिए ये दो एक्स्ट्रा है, ठीक है, नेशनल लेवल के इंडिकेटर पे, और इंटरनेशनल पे केवल 10 ही है। और इंटरनेशनल में ये पाया जा रहा है इस इंडेक्स में कि नियरली जो 2/3 पॉपुलेशन है गरीब लोगों की, वो मिडिल इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्रीज के अंदर ही रहती है। अगली न्यूज है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। गवर्नमेंट जो है उसने लगभग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अडॉप्ट करके बहुत सारे बोगस बेनिफिशियरीज को खत्म कर दिया है बेनिफिशियरी की स्कीम से। बोगस अकाउंट कौन से होते हैं, जो फर्जी अकाउंट है और बेनिफिशियरी बने हुए हैं, घोस्ट बेनिफिशियरी जिनको कहते हैं, मतलब उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए किसी भी स्कीम का, क्योंकि वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो बन बैठे हैं बेनिफिशियरी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मेन पर्पस क्या होता है, सीधा ही जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में ही पैसा या फिर उसके अकाउंट में ही बेनिफिट जाएगा। और इसको लिंक करने का पर्पस ये होता है कि फिर आपको सीधा पता लगता रहता है कि वो इंसान वाकई में उसका हकदार है या नहीं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होती रहती है। अब देखिए स्कीम्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर। एक तो सीधा कैश ही ट्रांसफर कर दिया, जैसे पहल की स्कीम के तहत, मतलब सिलेंडर वगैरह लेते हैं ना, उसका कुछ सब्सिडी आता है। एमजी नरेगा की सैलरी भी आती है सीधा सीधा, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफर होती है। फिर होता है इन काइंड ट्रांसफर, मतलब पैसा ना दे के चीज दे दी। चीज माने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर राशन दे दिया, आपका कार्ड वगैरह देके, वो भी डीबीटी के अंदर आता है। कुछ और ट्रांसफर भी सीधे दिए जाते हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे आशा वर्कर वगैरह जो काम करती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, इनको जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंडर ही किया जाता है, मतलब डायरेक्टली उसी बेनिफिशियरी को पैसा मिलेगा जो उसका हकदार है। इससे क्या होगा, इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसको लॉन्च किया था 2013 में और 2014 से ये पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है। इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी, वो आपकी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को सेक्रेटरी हेड करते हैं। इसका जो पैसे का अलॉटमेंट है वो होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से, जो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सेंटर से सीधा पैसा रिलीज होता है। आधार जो है वो जरूरी नहीं है डीबीटी स्कीम्स के लिए, अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल जरूर है। अगर आपके पास है तो अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा। डीबीटी के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं तभी आपका ये अकाउंट बनता है। सबसे पहले जनधन आधार मोबाइल, मतलब जनधन अकाउंट होना चाहिए आपका बैंक के अंदर, आधार आपका एक होना चाहिए, मतलब आधार बना हुआ होना चाहिए, और मोबाइल के साथ आपका ये लिंक कर दिया जाएगा ताकि डायरेक्टली आपके मोबाइल अकाउंट में पैसा आ जाए, है ना, मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इसके लिए डेवलप किया गया है, जिसमें अगर बेनिफिशियरी के पास अकाउंट कुछ भी नहीं है पर फिर भी उसको डीबीटी बनाना है, तो जगह जगह कुछ पर्संस, बंदे तैनात किए गए हैं इलाकों के हिसाब से, वो सीधा बेनिफिशियरी के डोर स्टेप पे जाते हैं और उसको बेनिफिट दे देते हैं। पेमेंट बैंक वगैरह प्रिपेयर किए गए हैं ताकि फाइनेंशियल सर्विस गरीबी वाले इलाकों में, रिमोट इलाकों में पहुंचाई जा सके। मोबाइल मनी का भी सिस्टम लाया गया है जिसमें कैशलेस ट्रांजेक्शन मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर सीधा आधार कार्ड के थ्रू की जा सकती हैं। तो ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं ताकि वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। अगली बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि लगभग 2 करोड़ से के लगभग जो विमेन है उनको लखपति दीदी स्कीम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि वो माइक्रो एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सके। लखपति दीदी स्कीम 2023 में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा निकाली गई थी, जिसका मेन पर्पस था
कि जो ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली विमेन रहती हैं, वो लगभग साल का 1 लाख रुपया कमा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? आपने अपने इलाकों में कभी कमेटी सुनी है? आपकी मम्मा वगैरह कभी डालती होंगी। तो मान के चलिए बहुत सारी 10 औरतें हैं गांव के अंदर, उन्होंने कमेटी डाल दी, पैसा इकट्ठा कर दिया। अब उस पैसे को इकट्ठा करके वो कुछ बिजनेस हल्का फुल्का सेटअप करेंगी। जब ऐसी चीज सरकार या बैंक को पता लगती है तो वो उनको क्या करते हैं, कुछ और पैसा दे देते हैं लैंड करने को, मतलब लैंड करके, ताकि वो और अच्छा बिजनेस सेटअप कर ले। तो अगर फायदा होता है तो सब में आपस में बढ़ता रहता है, एक दूसरे की मदद होती रहती है। अगर इसमें से कोई एक औरत अपना अलग से कोई बिजनेस खोलना चाहती है, उसको लोन चाहिए, तो उसको फिर से ये मदद करेंगी सारी मिलकर, ताकि बैंक से भी लोन मिल जाए। तो इसको रजिस्टर करवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल दिया जाता है ना, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस एरिया के अंदर। तो ये एक वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है। इसमें वुमेन जो है वो अलग अलग काम करती हैं मिलकर, जैसे एलईडी के बल्ब बना देना, ड्रोन्स को रिपेयर कर देना, प्लम्बिंग करना, प्लम्बर्स तो जानते हैं आप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये विलेज बेस्ड, गांव में ही मेनली होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कमेटी होती है, जैसे मैंने आपको कमेटी बोला ना, 10 से 20 लोकल विमेन ने बना ली, और ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है कि हर एक औरत को इसका पार्ट बनना ही है। इंडिया में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें 88% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसकी मेंबर्स विमेन ही हैं। इसमें सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप में आता है कुदुम्बश्री जो केरला के अंदर है, जीविका बिहार के अंदर है, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र के अंदर है, और लूम्स जो है ये लद्दाख के अंदर है। ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर एक मेंबर एक दूसरे पर भरोसा करता है और दूसरे मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, अगर वो बैंक से लोन लेता है या उन्हीं की कमेटी से लोन लेता है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हर एक घरों में महिलाएं जो हैं वो बैंक को भी यूज करना सीख गई हैं और इसका मेंबर बनके खुद को इंडिपेंडेंट भी कर रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग भी होती है उनकी अच्छी खासी, गरीबी दूर होती है, सेविंग वगैरह उनकी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। और इनफॉर्मल लोन जो पहले उनके पति या फिर उनके घर वाले कहीं 20-20% इंटरेस्ट पे लोन लिया करते थे, अब वो सब मना हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप से उनको लोन जो है वो सीधा सीधा मिल जाता है। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो हैं वो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए थे, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको 2011 में स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, जिसका मेन पर्पस था जो रूरल पुअर विमेन है, ग्रामीण इलाकों में गरीब जो औरतें हैं उनको सपोर्ट करना। इसका नाम बदल दिया गया और दीनदयाल की अंत्योदय योजना के तहत इसका नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया साल 2015 में। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, मतलब विलेज के अंदर स्टार्टअप करना और एंटरप्रेन्योरशिप खोलना, 2016 के अंदर ही ये आपकी स्कीम लॉन्च हुई थी। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का ही हिस्सा है, जिसमें नॉन फार्म सेक्टर्स पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अपना एंटरप्राइज लगा सकता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 में ही आई थी। इसका मेन पर्पस है विमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करना, ताकि वो भी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर अपना बिजनेस या रोजगार खोल सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में आई थी। इसका मेन पर्पस था 15 से 35 साल के बीच के जो युवा हैं गरीब वाले, उनको मदद करना ताकि वो कौशल हासिल करे और अपना बिजनेस लगा सके। विमेनिया इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है सरकारी उसके दफ्तर जो है उसमें बहुत सारा माल पानी यूज होता है, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, टूल किट, बहुत कुछ यूज होता है, उसको कहीं ना कहीं से तो परचेज करना ही है। विमेनिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम का जो एक पोर्टल है जिसके तहत ही सरकार ये सारा सामान परचेज करती है, उसमें बोला गया कि जो परचेज किया जाएगा सामान वो खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप से परचेज किया जाएगा, जिसमें औरतों की भागीदारी ज्यादा होगी, और विमेन इनिशिएटिव 2019 में निकाला गया। इसके अलावा ड्रोन्स जो है औरतों को प्रोवाइड करना, इसके लिए भी एक स्कीम आई थी, ये 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा निकाली गई थी। इसमें औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिए जाएंगे और वो औरतें उन ड्रोन्स को आगे किसानों को किराए पे देंगी और अपना कमाई वगैरह करेंगी। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो बैंकिंग लोन है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो लिए जाते हैं, उनका एक्सेस अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब आसानी से अब इनको लोन मिल जाता है। दरअसल ये एक सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है, मतलब नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो बैंक्स हैं वो एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंटरेस्ट देते हैं, कम इंटरेस्ट पे, कम दरों पे या सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेन पर्पस यही है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्यादा मजबूत हो सके, आसानी से उनको क्रेडिट मिल सके। इसको अलग अलग फेज में डेवलप किया गया था, जैसे 1990 से 2005 के बीच में इसका जो पहला फेज था उसमें नाबार्ड को बीच में एक भरोसामंदी के तौर पर रहना पड़ता था और भरोसा दिलाना पड़ता था कि बैंक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे सकता है, ठीक है। तब
आरबीआई ने अलाउ कर दिया बैंक्स को कि आप दे सकते हैं। फेज 2 आया 2006 से 2012 के बीच में, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं उनको टारगेट मतलब जो है करने की बजाय ग्रुप ओरिएंटेड लैंडिंग अप्रोच अपनाई गई। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले एक एक औरत जो लोन लेने जाती थी उसको लोन देना शुरू किया, फिर जो उसके पूरा ग्रुप है उसको भी लोन देना शुरू कर दिया। ग्रुप को तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे करके ग्रुप लैंडिंग अप्रोच भी आ गई। फेज 3 आया 2012 के बाद, जिसमें साफ साफ ये बोल दिया गया कि डेडिकेटेड मैनर में आप अपना काम बताइए बैंक को आके कि आपका ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप ये वाला काम करेगा, ये सारा प्रोफेशनल वर्क करेगा, उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। पर इसमें कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 3 लाख का लोन मिला, आगे चल के आप 2 लाख का ही वापस करेंगे, बाकी माफ हो जाएगा। पर हाँ, इंटरेस्ट दरों पर जरूर आपको छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अगली न्यूज है माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया के बारे में। हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क की, जिसका नाम है माइक्रो मैटर्स मैक्रोव्यू। जो आपकी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है, ये एक नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, और ये पूरे देश के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की देखरेख करती है, उनके बारे में, उनके हक के बारे में बोलती है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है जो लो इनकम इंडिविजुअल हैं, जिनको आसानी से कहीं लोन नहीं मिल सकता, या फिर वैसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको आसानी से पैसा मुहैया करवाना, ताकि वो एक्चुअल में लोन जो है वो हासिल कर सके। लेकिन उनको लोन सीधा जाके मनी लेंडर, लोकल साहूकार से ना लेना पड़े, जो उनपे बहुत सारे दर लगाएगा। उनको बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा, मनी लेंडर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, वो एक रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस के पास जाएंगे जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग होगा, लेकिन मनी लेंडर जैसे उनको लूटेगा नहीं। पर हाँ, इंटरेस्ट रेट माइक्रो फाइनेंस में भी ज्यादा होता है। कुछ रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है जिसमें बोला गया कि माइक्रो फाइनेंस का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कम हुआ है, मतलब ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इनका जो शेयर है ईस्ट वाले इलाकों में, ईस्टर्न स्टेट्स में, वो कम हुआ है, मतलब वहां इनकी अकाउंट कम हो गई है। अगला आपका टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी का, जिसमें सबसे पहली न्यूज है स्टेट फाइनेंसेस के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 23-24। इसका थीम क्या था? रिवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। मतलब इंडियन स्टेट्स किस तरीके से फिस्कली मजबूत है। फिस्कल का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और बजट के बारे में, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के बारे में बातचीत करना, ठीक है, उसको मैनेज करना। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो कैपिटल आउटले है बजट का, वो इंक्रीज हुआ है, 42.6% हो चुका है जीडीपी का। मतलब अच्छा खासा पैसा जो है वो बजट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। स्टेट्स, राज्यों का डेट टू जीडीपी रेशो डिक्लाइन हुआ है, मतलब पिछले 2 सालों में इसमें डिक्रीज आया है। मैं आपको जो 2 साल 3 साल ऐसे करके बोलूंगी ना, उसको आपको ध्यान रखना है। 2-3 साल के हिसाब से स्टेटमेंट आएगा, अगर आएगा प्रीलिम्स में, बाई चांस अगर फैक्चुअल आता है। सो डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब होता है कर्जा कितना लिया है जीडीपी के हिसाब से। तो ये राज्य पहले बहुत कर्जे में चले गए थे क्योंकि कोविड चल रहा था, लेकिन अब इस चीज में कमी आई है। इसके अलावा स्टेट का जो कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी से लेके, उसका रेशो भी कम हुआ है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब, फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चा जो है वो आपका ज्यादा हो गया, रिवेन्यू कम हुआ, है ना। ये चीज यही बोली जा रही है कि इसमें भी कमी आई है। ऐसा नहीं है कि खर्चा बहुत हो गया रिवेन्यू कम है, रिवेन्यू भी धीरे धीरे करके बढ़ा है, तो इसमें भी कमी आई है राज्यों के हिसाब से। टैक्स ब्योएंसी जो है वो भी आपका इंक्रीज हुआ है। टैक्स ब्योएंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो टैक्स रिवेन्यू है जो आप जनरेट कर रहे हैं लोगों से टैक्स लेकर, वो इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू आपका नेशनल इनकम। मतलब अगर किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो मतलब उसका टैक्स रिवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि लोग ज्यादा कमाई कर रहे हैं, ज्यादा इनकम बढ़ रही है, ज्यादा टैक्स होगा। तो अगर ये चीज हो रही है साइड बाय साइड, तो इसका मतलब टैक्स ब्योएंसी है ना। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई ना कोई दिक्कत है। अगर टैक्स ब्योएंसी एक से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स जो है ना, रिवेन्यू टैक्स से जो हो रहा है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू देश की इनकम। नेशनल इनकम इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। एनके सिंह की जो कमेटी है, बेसिकली फाइनेंस कमीशन ही है जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिसके हेड थे एनके सिंह। इन्होंने ये कहा था कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है, कितना कर्जा हो सकता है जीडीपी के पर्सपेक्टिव में सेंटर और स्टेट का, उसको हमें कम करना होगा। इन्होंने टारगेट दिया था कि 60% तक कम करना होगा टोटल साल 2023 तक, जिसमें 40% डेट टू जीडीपी रेशो रहेगा सेंटर का, 20% रहेगा राज्यों का। तो आप यहाँ देखिए जरा, हमने देखा राज्यों का जो है वो डिक्लाइन हुआ है, 31% से लेकर 27.5% तक हो गया है, पर करने का कितना टारगेट था? 20%। कमेटी ने यह भी बोला है कि एस्केप क्लॉज भी जो है वो इसके अंदर होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो जरूरी नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को और डेट टू जीडीपी के टारगेट को हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह फॉलो ही करना है, लोग भूखे मरने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डेविएट कर सकते हैं अपने टारगेट से अगर कोई नेशनल कैलेमिटी या फिर कोई भी इमरजेंसी आती है।
अगली बात करेंगे स्टेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा खर्चा करना जिससे एसेट जनरेट हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, मशीनरी बन रही है, कुछ भी चीज ऐसी बनी है जिसको आप हाथ से छू सकते हैं, जो आपकी इकोनॉमी में बेनिफिट करेगी। सो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है 16 राज्यों का, उसको एक्सेप्ट किया है और उनको जल्द ही फंड दिया जाएगा अंडर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 23-24। ये स्कीम जो है ये दरअसल 2020-21 में भी लाई गई थी, जब कोविड-19 आया था। तब राज्यों को एक स्पेशल असिस्टेंट पैसा दिया जाता था अलग तौर पे, ताकि वो कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ा सके अपने राज्यों में। तो पिछले 50 साल, इसमें क्या होता है, 50 साल के लिए जो लोन दिया जाता है कैपिटल आपको स्पेंड करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पैसा दिया जाता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। तो राज्यों को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, सीधा पैसा मिल गया है पर ब्याज कोई नहीं लगेगा, ठीक है। पर इसमें ना कुछ कुछ कई थोड़ा पैसा तो सीधा ही दे दिया जाता है डायरेक्टली हर एक राज्य को। थोड़ा थोड़ा पैसा जो बाद में रिलीज होगा वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रिलीज होगा। परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पे, कि आपके राज्यों में पुराने व्हीकल को स्क्रैप किया कि नहीं, खत्म किया कि नहीं, क्योंकि वो पोल्यूशन करते हैं। अर्बन प्लानिंग आप कैसी कर रहे हैं, आपकी पुलिस पर्सोनल का परफॉर्मेंस कैसा है, पुलिस स्टेशन एरिया में कैसे व्यवहार हो रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली पार्ट 1 का जो अमाउंट है वो सीधा ही दे दिया जाएगा, ठीक है, राज्यों को इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर, जितना कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि हर एक राज्य को मिलना चाहिए, उस हिसाब से दे दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किन किन राज्यों ने कितना कितना खर्च किया है अगर अभी तक देखा जाए, तो बेसिकली 2023 में जब हम देखते हैं 2022 के कंपैरिजन में, तो कोई खास वृद्धि नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया हो राज्यों ने, कोई इतना भी एसेट जनरेट नहीं कर दिया। क्योंकि ज्यादा पैसा जो राज्य खर्च कर देते हैं ना, वो सब्सिडीज वगैरह पे खर्च कर देते हैं। सब्सिडी भी तो आपको कुछ बनना नहीं है ना, सब्सिडी तो वही हो गया, लोगों को फ्री बाइज दे दिया, तो जिसकी वजह से बाद में एसेट या मशीन टूल लग नहीं पाते, ना कॉलेज बनेगा ना हॉस्पिटल बनेगा, है ना। सो बेसिकली कैपेक्स का जो टारगेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़े। उसके लिए उनको ये भी बोला गया कि आपको तभी आधा पैसा, बचा हुआ पैसा मिलेगा जब आप अच्छे से अलग अलग पैरामीटर्स में परफॉर्म करेंगे। और स्टेट का जो कैपिटल आउटले जीडीपी रेशो है वो आगे चल के अब इंप्रूव हो सकता है। सेंटर ने बोला है कि राज्यों को इंप्रूव किया, राज्यों को सपोर्ट किया जाएगा कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए। कुछ पैसा इजीली दे दिया जाएगा, कुछ पैसा जो है वो उनको तब दिया जाएगा जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर उनको ये सारा पैसा मिल रहा है तो वो आर्टिकल 293 के अंडर बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनको उधार दे रहे हैं भाई, है ना। तो अलग से वो बोरोइंग नहीं कर सकते। ये बोरोइंग का जो रेगुलेशन है ये आर्टिकल 293 के तहत किया जाता है, जिसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो वो स्टेट के ऊपर एक लिमिट लगा सकती है कि अब आप पैसा मार्केट से या किसी से भी उठा नहीं सकते, क्योंकि आपकी सीलिंग जो है, लिमिट, वो खत्म हो चुकी है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो भी राज्यों के लिए चलाई गई है। 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें राज्य अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उनको और भी बढ़िया तरीके से सरकार पैसा देगी। अगली बात करेंगे पब्लिक डेट की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने अपने एनुअल आर्टिकल 14 में ये बताया कि इंडिया का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो है वो दरअसल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। 2005-6 में इंडिया का ये रेशो 81% था, 2021-22 में 84 हो गया और फिर से कम हो गया। देखिए, पब्लिक डेट मतलब पब्लिक से जो आपने कर्जा लिया है जीडीपी के रिस्पेक्टिव में, वही होता है पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो, है ना। तो मतलब क्या हम ये कहें कि सरकार लोगों से ज्यादा कर्जा लेती ही नहीं है इसलिए ये रेशो कम है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल 81% भी बहुत ज्यादा है। पब्लिक डेप्ट कम जो है वो दो पार्ट में बांट के देखा जा सकता है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने देश में ही कर्जा लेना। अपने देश में कैसे कर्जा लेती है सरकार? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दिया, ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर दिया, ये सब मनी मार्केट के कॉम्पोनेंट है। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसमें कि इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल और भी सिक्योरिटीज रिलीज कर दी सरकार ने, या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर को बेच दिया, ये सब इंटरनल डेट है। एक्सटर्नल डेट का मतलब बाहरी किसी इंस्टीट्यूशन से इंटरनेशनल लेवल पे जाके पैसा लेना, जैसे कि आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, जिसमें एक आईबीआरडी इंस्टीट्यूशन आता है ना, इंटरनेशनल बैंकिंग रिजर्व बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। सो इसमें बेसिकली ये बोला गया कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो आगे चल के और मजबूत हो सकता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर इतना कर्जा नहीं है। पब्लिक डेट की अगर बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली लायबिलिटी होती है, जो उनको अपने लोगों को वापस करना होता है पैसा। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट बनता है जब कर्जा उठाया जाता है। आर्टिकल 292 के तहत इसको मैनेज किया जाता है। सो प्रेजेंट में गवर्नमेंट का जो डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का,
वो दरअसल अगर पब्लिक डेट की बात की जाए तो 57.1% है इसकी जीडीपी का। जनरल गवर्नमेंट का अगर डेट देखा जाए, जनरल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा, स्टेट गवर्नमेंट का भी कर्जा और यूनियन टेरिटरी का, सबका मिला के जो कर्जा है वो 81% है, ठीक है। इंटरनल डेट हमारा सबसे ज्यादा है, 94.6% पैसा सरकार इंटरनली अपने भारत के देश से ही उठाती है ना, बाहर से इतना हम कर्जा नहीं उठाते हैं। रीजंस और इसके इम्प्लीकेशन क्या है, ज्यादा पब्लिक डेब्ट, ज्यादा कर्जा होने के क्या नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। रीजन क्या होता है, पहले लेना क्यों पड़ता है कर्जा? सबसे पहले कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ज्यादा खर्चा करना पड़ा सरकार को, इसलिए भी पैसा लेना पड़ा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि सीधा पैसा तो होता नहीं, रोड बना लो, रेलवेज बना लो, ज्यादा पैसा चाहिए। वेलफेयर के प्रोग्राम्स के लिए, स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा जो हमारा इंटरेस्ट होता, मतलब जो भी कर्जा लेती है सरकार, उसको कुछ इंटरेस्ट भी तो देती है ना, ब्याज देती है लोगों को कर्जा जब लेती है, तो ब्याज के लिए भी, सर्विसिंग का जो पैसा लगता है उसके लिए भी कई बार अलग से लोन लेना पड़ता है, ठीक है। सरकार को ब्याज देने के लिए भी लोन चाहिए कई बार। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है, नुकसान भी देता है ये कर्जा, क्योंकि आपके पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको अब हम ही ले लो, है ना। हम एक इंसान है, मान के चलिए एज एन इंडिविजुअल, अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, आपने किसी से 1,000 रुपया ले लिया, आपको उसको लौटाना है 1,200 रुपया ब्याज लगा के, पर आप वो 1,200 लौटा नहीं पा रहे, तो आपने किसी दूसरे बंदे से 1,000 ले लिया, ताकि ये 200 डाल के इसको 1,200, मतलब इसका 200 पहले लौटा दो ब्याज। तो इस तरीके से आप कर्जे के ट्रैप में फंसते जाएंगे, क्योंकि आप उधारी पुधारी लेते जा रहे हैं दूसरी उधारी को चुकाने के लिए, तो फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास कम बचेंगे जो आप अपने पे खर्च कर सको। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का पेमेंट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा ब्याज देना पड़ता है जब आप ज्यादा कर्जा उठाते हैं। क्राउडिंग आउट का इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। अब मान के चलिए बाहर से कोई इन्वेस्टर आया, उसको पता लगा कि भारत की सरकार जो है वो मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाई हुई है। जब सरकार ही खुद अपने लोगों का सारा पैसा उठा ली, तो प्राइवेट सेक्टर वाला क्यों ही आके इन्वेस्ट करेगा? उसको तो ये लगेगा ना, मेरा भी पैसा सरकार उठा ही लेगी लोन के तौर पे, या फिर मेरे से भी उधारी ले ही लेगी, तो उससे वो भागने लग जाते हैं मार्केट को छोड़कर। ये होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, उस जगह को छोड़ के भागना। तो ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगली बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेट के बारे में। सो वर्ल्ड बैंक ने अपनी इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया है, जिसमें ये पाया गया कि लगभग एक्सटर्नल डेट जो है, बाहरी कर्जा मिडिल इनकम कंट्रीज कितना लेते हैं उसके बारे में बात की गई। और इसमें ये भी पाया गया कि काफी ज्यादा कर्जा जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज के द्वारा लिया जाता है, लेकिन कई बार वो ध्यान में भी पैरामीटर्स को रखते हैं कि उनके यहाँ से प्राइवेट सेक्टर जो है वो भाग ना जाए ज्यादा कर्जा लेने के कारण, तो उस हिसाब से वो कर्जे के दर को निश्चित कर देते हैं या फिर उसकी सीलिंग लगा देते हैं। आउटफ्लो ऑफ मनी की अगर बात की जाए, तो बहुत सारे एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे टाइट मनी पॉलिसी होती है। टाइट मनी पॉलिसी का मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा। जब यहाँ पे बड़े कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्ट करने वाला, पैसे वाला, वो तो वही भागे ना जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो इन एडवांस्ड इकोनॉमी में चला जाता है, जिस कारण से फिर से कर्जे की जरूरत पड़ती है मिडिल इनकम कंट्रीज को, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने एनालाइज करके इस तरीके से बताया था। ऑफ बजट बोरोइंग की बात करेंगे। एक तो हो गया सीधा बजट से ही पैसा मिल जाना, जैसे कि राज्यों को मिला था, ऊपर हमने देखा था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा मिलेगा, वो हो गई आपकी बजट के थ्रू बोरोइंग, सीधा बजट में मेंशन है। ऑफ बजट का मतलब बजट से बाहर जाके पैसा बोरो करना। इसके लिए रिपोर्ट रिलीज की गई है और भारत की सरकार ने इसमें क्या परफॉर्म किया ये बात की गई है। सो ऑफ बजट बोरिंग का मतलब होता है वो बोरिंग आपकी बजट के अंदर नहीं आएगी, लेकिन उसमें जो पैसे को लेन देन किया जाएगा उसमें बजट का ही पैसा यूज होगा, लेकिन बजट में मेंशन नहीं है उस चीज के बारे में। सो ओबीबी जो है, ये जब आप फिजिकल इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रेवेन्यू, इसके इस ओबीबी में ऑफ बजट जाके आपने कितना खर्चा किया वो आप इसमें जोड़ते नहीं है। जब आप वो नहीं जोड़ते, इसका मतलब तो ये धांधली टाइप हो गया ना, कि लोगों को रियलिटी में तो पता ही नहीं लगेगा कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू, क्योंकि आप काफी कुछ ऑफ बजट बोरिंग में मेंशन कर देंगे जो दिखाने की जरूरत ना पड़े फिजिकल इंडिकेटर के अंदर। सो इस पे रोक लगाने की दरअसल बात की गई है। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कई बार ओबीबी का यूज मैक्सिमम करती है, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लोन है, अगर उसको लोन चुकाना है तो ऑफ बजट जाके उनको पैसा दे दिया, पर इस पैसे को मेंशन नहीं किया गया फिजिकल इंडिकेटर में, तो ये प्रैक्टिस को खत्म करने की बात की जा रही है। रीजन क्या है इसके अंडर आने का, ये ऑफ बजट बोरिंग लाने का, ताकि आप फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को बाईपास कर सकें, क्योंकि एक टारगेट सेट किया गया है ना कि आप इतने परसेंट तक ही फिजिकल डेफिसिट रख सकते हैं। ये तो बढ़ जाएगा अगर आप ऑफ बजट बोरिंग वाला खर्चा भी इसमें दिखाओगे, तो इसलिए आपने ये ऑफ बजट बोरिंग का रास्ता चुन लिया, तो इसलिए इसको अनएथिकल बोला जा रहा है। सो आर्टिकल 293 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया है कि बोरोइंग लिमिट जो है उसको अवॉइड कर देना चाहिए। ये साफ बोलता है कि स्टेट जो है, राज्य, उनको सेंटर से पहले परमिशन लेनी पड़ती है अगर वो कोई लोन लेना चाहते हैं। परमिशन तब लेनी है अगर वो ऑलरेडी किसी लोन के अंदर है, पहले ही राज्य ने कोई लोन ले रखा है, दूसरा लोन लेना चाहते हैं, तो इससे पहले सेंटर की फिर क्या चाहिए, परमिशन, ताकि सेंटर गारंटी उठा सके कि हाँ भाई मैं राज्य के साथ खड़ा हूं। तो
इस कारण से जब नहीं मिल पाता पैसा उन राज्यों को तो फिर ऑफ बजट बोरिंग के थ्रू वो अपना खर्चा पूरा करते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है। इसकी इम्प्लीकेशन जैसे मैंने बोला, इससे अकाउंटेबिलिटी तो आती नहीं है, पता ही नहीं लगता कौन सा खर्चा कहाँ हुआ। बहुत सारे हिडन लाइबिलिटीज को बैक से पैसा देके खत्म कर दिया जा रहा है ना, ये सब है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे। दरअसल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2024 के पहले क्वार्टर में बढ़ गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट ये किसका पार्ट है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। देखिए बहुत सारे गुड्स सर्विसेज, बहुत सारा एसेट है ना, वो हमारे यहाँ से दूसरे देशों में भी जाता है और दूसरे जगह में, दूसरे देशों में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं वो यहाँ पे भी भेजते हैं। तो दरअसल ये गुड्स और सर्विसेज का एक ट्रांजैक्शन है जो कंट्री, हमारे देश के रेजिडेंट का बाकी दुनिया के साथ होता है, और ये एक साल में कितना हुआ हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके दो कंपोनेंट है, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब वो अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं हमारे यहाँ से दूसरे देशों के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है और कितना पेमेंट का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट में हमने किसी को गुड्स एंड सर्विसेज लिए दिए नहीं है, लेकिन हमने फ्री से, वो फ्री में मतलब फ्री में हमने रिसीव जरूर किए हैं। फ्री में क्या क्या हम रिसीव कर सकते हैं? अब किसी ने अपना बच्चा इंडिया से भेजा फॉरेन में कमाई करने के लिए, बच्चा पैसा तो इंडिया में ही भेजेगा ना। सो ये जो फ्री, ये इस तरीके की जो पेमेंट है ये ट्रांसफर पेमेंट मानी जाती है, जैसे कि रेमिटेंस हो गया, गिफ्ट हो गया, किसी से मिलना, ग्रांट हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल मैंने हमेशा बोला एसेट होता है ना, कोई बनी हुई चीज जिसको आप छू सके, जो कि इकोनॉमी में वृद्धि कर सके। कैपिटल अकाउंट मतलब आपने दूसरे देश में या फिर किसी दूसरे देश ने आपके यहाँ पे कैपिटल मार्केट में पैसा लगाया। कैपिटल मार्केट में एसेट ही होता है, जैसे कि मनी के अंदर पैसा लगा दिया, स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, किसी बिल्डिंग का शेयर खरीद लिया, बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, तो ये सब कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। यहाँ देखिए करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट है, एक है विजिबल, एक है इनविजिबल। विजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि आपका गुड्स हो गया। क्या क्या गुड्स? क्या टेबल, चेयर, कुर्सी, कुछ भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया देखा जा सकता है ना, क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, ये सब आते हैं आपके विजिबल में। इनविजिबल में क्या आएगा? आपकी सर्विसेज आएंगी। क्या सर्विसेज दी जा रही है? बीपीओ पता है ना आपको, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर वाले। तो ये जो सर्विसेज इंडिया के द्वारा बाहर में दी जाती हैं, ये सब देखी नहीं जा सकती, ये सर्विसेज का हिस्सा है, मतलब यहाँ बैठे बैठे उनका काम कर रहे हैं, पर इनको छू नहीं सकते इस काम को आप, है ना। इसी तरीके से इनकम और ट्रांसफर, सो एसआईटी याद रख लीजिए, सर्विस इनकम ट्रांसफर, ये इनविजिबल के अंदर आते हैं। इनकम में क्या क्या आता है? प्रॉफिट जनरेट हो गया आपका, है ना, इंटरेस्ट मिल गया आपको कहीं से, डिविडेंड, किसी का शेयर मिल गया आपको, किसी आपने शेयर खरीदा था उसका कुछ प्रॉफिट मिला आपको। इसके अलावा ट्रांसफर में क्या आएगा? रेमिटेंस आएगा, डोनेशन आएंगी और गिफ्ट आएगा। ये सब इनविजिबल के पार्ट है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एफआईआई, एफडीआई, लोन ले लिया किसी फॉरेन की गवर्नमेंट से, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से फॉरेन में। बैंक अकाउंट, एनआरए का जो होता है बैंक अकाउंट, वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। एनआरए ने मान के चलिए यहाँ पे आके कोई लैंड खरीदना है तो वो सब कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। रीजंस की अगर बात करें तो कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मतलब इंपोर्ट जो है इंडिया ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन, ठीक है, तो इसलिए ये बढ़ रहा है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ से जो सर्विस जाती थी फॉरेन के अंदर वो डिक्रीज हो गई, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है सर्विस में वो डिक्रीज हो गया है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। इसके अलावा कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, है ना, रेमिटेंस कम हो गया है, ऑयल प्राइस पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। अगर ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया को तो अपना ज्यादातर तेल जो है वो इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तो हमें ज्यादा बिल भरना पड़ेगा इंपोर्ट का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिक्लाइन हो गई है। एफडीआई डिक्लाइन होने के कारण फॉरेन से पैसा आ नहीं रहा, तो हमारे पास ज्यादा पैसा है नहीं फॉरेन करेंसी में, तो ज्यादा हमारा कैड हो रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट होने का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए हमारे पास एक टाइम पे मान के चले फॉरेन करेंसी हमने रखी हुई डॉलर, अगर वो खत्म होने लगी, क्योंकि हम सारा पैसा तो इंपोर्ट में भर रहे हैं, इंपोर्ट करके हम अपना बिल चुका रहे हैं, ज्यादा इंपोर्ट होने के कारण एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, डॉलर उतना आ नहीं रहा जितना जा रहा है हमारे यहाँ से, तो एक टाइम पे डॉलर खत्म हो जाएगा ना, ये होता है एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस होना। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आनी है वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनको यही लगेगा ना कि हमारे यहाँ की करेंसी तो वीक हो रही है, हमारा जो इम्पोर्ट है, स्टॉक है इम्पोर्ट का, वो बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा कोई भी बिजनेस करेंगे उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से गुड्स को प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम वीक है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने बोला डॉलर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया की रुपये की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड डॉलर की क्यों बढ़ रही है?
क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें सामने वाले को डॉलर देना पड़ रहा है, हमारे पास डॉलर कम है, जो चीज कम होती है डिमांड उसी की ज्यादा होती है, रेट उसी का बढ़ता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पब्लिक को ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट पे धीरे धीरे होना कम हो जाएगा, पेमेंट में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आने लगेगा। ऐसा क्राइसिस जो है वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, जब वहां की करेंसी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, क्योंकि लोगों को खुद की करेंसी पे भरोसा ही नहीं रहा था। इसके अलावा अगली न्यूज है डेटेड सिक्योरिटी के बारे में। सेंटर के द्वारा 6.55 ट्रिलियन रुपीस जो है वो मार्केट से बोरो किए जाएंगे। सो बेसिकली डेटेड सिक्योरिटी के थ्रू ये बोरो किया जाएगा। सरकार जो है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ मतलब ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, कागज निकालती है, उसको लोगों को देती है भरोसे के तौर पे। लोग उस कागज के थ्रू क्या देते हैं, पैसा देते हैं सरकार को, और लोगों को मिलता है इंटरेस्ट। ही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेड। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इनमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि भाई सरकार पैसा ले रही है आपसे, तसल्ली तो होती है ना, सरकार ही तो सब कुछ चलाती है। सो इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जिसमें या फिर आपको फिक्स्ड इंटरेस्टेड मिलेगा, पहले से ही पता है, या फ्लोटिंग कूपन रेट होगा। तो मतलब मान के चलिए आपसे कहा जाएगा कि आप 98 रुपए देंगे सिक्योरिटी के लिए, पर जब सिक्योरिटी गवर्नमेंट आपसे वापस देगी तो सरकार आपको 100 रुपया देगी। 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना सीधा सीधा। ये होता है फेस वैल्यू के ऊपर क्या करना, सिक्योरिटी को रिलीज करना। आपको पहले से पता है क्या पैसा मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो सिक्योरिटी की डेट है 5 साल से 40 साल हो सकती है। कुछ और टाइप्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, जैसे सबसे पहले है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये तो 5 साल 40 साल की बात करें, अगर उससे कम में सरकार को पैसा लेना हो, सिर्फ 91 दिन के लिए, तो सरकार टी बिल निकाल देगी। 182, 364 इतने टाइम के लिए निकाला जाता है। ये भी जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जैसे मैंने बोला 98 रुपए पे रिलीज की जाएंगी, बाद में आपको 100 रुपए मिल जाएगा, पहले ही डिस्काउंट पे इशू होती है। कैश मैनेजमेंट बिल भी ट्रेजरी बिल की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर 91 दिन से कम के लिए पैसा चाहिए तो ये निकाला जाता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये भी एक कंपोनेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, डेटेड सिक्योरिटी ही है जो राज्य गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं निकालती है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे इशू की जाती है, देखिए आरबीआई का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं ई कुबेर। आप चाहें तो अपने सिस्टम पे खोल भी सकते हैं उसको। आप उसको जब खोलेंगे खुद पे आपको उसको रजिस्टर, आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सो इसमें बहुत सारे कमर्शियल बैंक, इंडिविजुअल्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, ये सब अपने आप को रजिस्टर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ऑक्शन बोली लगती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन वाला फंड है, कॉर्पोरेट, इन सबको भी परमिशन है कि वो इस मार्केट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम शेड्यूल्ड बैंक और स्टॉक एक्सचेंज में इनको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर रजिस्टर कर लीजिए, अपने को बोली लगा दीजिए, सरकार को अगर आपकी बोली पसंद आई तो आपको वो मिल जाएगा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर नहीं पसंद आई तो नहीं मिलेगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो भी निकालती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है, सीधा सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसको मार्केट में ओपनली बेचा जाता है, और उस हिसाब से पैसा उठाया या फिर पैसा दिया जाता है। डेटेड सिक्योरिटी के कुछ रिस्क, सबसे पहला है मार्केट रिस्क। दरअसल कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी कर जाता है मार्केट के अंदर, तो उस वजह से लोगों का सिक्योरिटी से भरोसा उठता है। री इन्वेस्टमेंट का भी रिस्क होता है। कई बार अगर आपने मान के चलिए कूपन के ऊपर ही, मतलब 98 रुपए में आपने दिया और 100 रुपए आपको मिलने वाला था, लेकिन फिर आपको 100 रुपए मिला, तो आप ये मत समझ आया बाद में मार्केट को देखते हुए कि अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे तो अब आपको 96 रुपए में देना पड़ेगा, और फिर से 100 रुपए आपको मिलेगा, तो 4 रुपए का प्रॉफिट मान के चलिए। तो जब इस तरीके का मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है बार बार अलग अलग सिक्योरिटीज में, तो री इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। कई बार लोग ट्रस्ट डेफिसिट होने के कारण बाद में री इन्वेस्ट करते भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा दिखता है दूसरी जगह वो इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट पाते। लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो बेसिकली लिक्विडिटी में कई बार जो सिक्योरिटी को खरीदेगा बेचेगा वो आपको बायर सेलर नहीं मिलता है आसानी से, तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को टाइम बाउंड के लिए अपने पास रखना ही पड़ता है। बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे। आरबीआई का डिसीजन जो है हाल फिलहाल ओपन मार्केट ऑपरेशन को लेकर वो सामने आया, जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की जो सेल है उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा बढ़ गया था। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, किसी ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर ने, उसको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है उसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड। यील्ड का मतलब सिंपली इंटरेस्ट रेट। अगर बॉन्ड यील्ड ज्यादा है तो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो हासिल हुआ है इन्वेस्टर को, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो मतलब कम हो गई है। तो बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है तो मतलब आपने जितने में बॉन्ड खरीदा था, बॉन्ड प्राइस वो डाउन हो गया है। आपने 98 रुपए का बॉन्ड खरीदा था, आपका बॉन्ड यील्ड हो गया 116 रुपए, तो ये प्राइस तो बॉन्ड का कम ही हुआ ना बॉन्ड यील्ड के कंपैरिजन में। अगर बॉन्ड प्राइस ज्यादा है तो मतलब आपका इंटरेस्ट रेट कम है, आप नुकसान में जा रहे हैं। सो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करेंगे।
50th गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की जो मीटिंग है उसने हाल फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पे 28% तक जीएसटी लगाने की बात की है। इसके अलावा जो हॉर्स रेसिंग होती है, घोड़सवारी की दौड़ाई वगैरह है ना, उन सब में भी 28% जो है इंटरेस्ट लगेगा, जीएसटी लगेगा, कैसीनो पे भी लगेगा। 28% जो टैक्स है वो कब लगेगा? आपने इनिशियली कोई अमाउंट पे किया एंट्री के लिए कैसीनो में, तो तब आपको ये 28% टैक्स देना है। उसके अलावा जो आप अंदर खेल खेल रहे हैं ना, उसमें जो बोली लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उस पर अलग से इंटरेस्ट लगेगा। और सीधा सीधा 30% तक इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है स्किल और दूसरी होती है लक के बेस पे। स्किल वाली कौन सी होगी? जैसे कि आपको पता है कि प्लेयर जैसे खेलेगा उस हिसाब से आपकी जीत हार होगी। लक का मतलब आपकी किस्मत जैसे खेलेगी उस हिसाब से होगा, जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ हो गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो ये एक सिंगल टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म है, इनडायरेक्टली लगने वाला टैक्स है। मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस इसको टैक्स कहा जाता है। अलग अलग स्टेजेस पे ये टैक्स लग के फिर एक्यूमुलेट में जितना बनता है उसको जीएसटी कहते हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंडिया के अंदर उसको रिप्लेस कर दिया था। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सबको खत्म करके आपका एक टैक्स सामने आया जिसको हम कहते हैं जीएसटी। ये एक नेशन वाइड जीएसटी है इंडिया के अंदर, जिसको केलकर टास्क फोर्स ने 2000 में रिकमेंड किया था। उसके बाद इसको 2017 में लागू कर दिया गया। प्रतिदिन की बात करें तो ये एक ऐसा वेब बेस्ड सिस्टम है, ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डेली बेस पे मैनेज करते हैं जीएसटी का अप्स एंड डाउन। जीएसटी स्ट्रक्चर में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट और इंटर स्टेट, 3 तरीके के टैक्स लगते हैं। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है। ये किस पे लगता है? ये लगता है दो राज्यों के बीच में, सॉरी एक राज्य के बीच में ही अगर व्यापार हो रहा है, मतलब उसी के गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगेगा। इसका जो पैसा है वो राज्यों और सेंटर के बीच में इक्वली डिवाइड होता है। स्टेट जीएसटी की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये तब कलेक्ट किया जाता है जब स्टेट के अंदर ही व्यापार हो रहा है। इसका भी पैसा सेंटर स्टेट आपस में बांटते हैं। इंटर स्टेट जीएसटी, दो राज्यों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हुआ, ये उनपे इम्पोज होता है। इसका पैसा जो है वो सेंटर के द्वारा दो राज्यों में बांटा जाता है। सेंटर इसका पैसा जो है वो नहीं रखती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। The center share the IGST revenue with states based on the destination of the good. So destination जो है गुड्स का, जहां पे डेस्टिनेशन के, जहां पे गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं उसके हिसाब से शेयर डिसाइड किया जाता है राज्यों का, ये ध्यान रखना है। जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या थी? एक तो सिंगल टैक्स हो गया पूरी मार्केट के ऊपर, है ना। कॉम्प्लिकेटेड जो पहले बहुत सारे टैक्स थे वो खत्म हो गए। टैक्स कैस्केडिंग, कई बार रिपीटिशन में टैक्स लगता था, वो खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, आसानी से बिजनेस हो सकता है, टैक्स सिस्टम समझ आ सकता है। टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। कुछ बॉडीज इसके अंदर बनाई गई हैं जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे कि जीएसटी नेटवर्क, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। दरअसल ये एक आईटी सिस्टम है जो जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, इन सब में क्या करता है? मदद करता है। सो इसको ये गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दी गई है। 100% इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसी एक्ट के तहत बनाई गई थी। जीएसटी में मान के चलिए आपने अपना टैक्स फाइल किया, आपके साथ कोई धांधली हो गई, डिस्प्यूट चल रहा है राज्यों के बीच में या फिर सेंटर स्टेट के बीच में, तो उन सबका जो अपील है वो कहाँ जाएगा? अपील जाएगा इस ट्रिब्यूनल के पास। इसमें कुछ इंट्रोड्यूस जो है, इसमें जो चेंजेस हैं वो 2023 में तय किए गए थे। चेंजेस में क्या बताया गया है कि जो एडवोकेट है उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर वो इसका मेंबर बनना चाहते हैं। इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं उनकी एज लिमिट को 67 से 70 ईयर्स कर दिया गया है हेड के लिए, और मेंबर्स के लिए कर दिया गया है 65 से 67। जीएसटी काउंसिल्स की बात करेंगे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 279A के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सेंटर और स्टेट के द्वारा कंबाइनली इसको बनाया गया है। इसमें दोनों ही पार्टिसिपेंट होते हैं, दोनों के मेंबर्स। चेयरपर्सन होते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके मेंबर्स होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज होते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। इसके अलावा फाइनेंस और टैक्सेशन या फिर कोई भी मिनिस्ट्री जो फाइनेंस से डील करती है राज्यों की, वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है? 3/4 मेजोरिटी जो है वो मेंबर्स की होती है। मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और उनकी वोटिंग के हिसाब से डिसीजन होता है। सेंटर का जो शेयर है वोटिंग में वो 33% है। काउंसिल जो है वो अलग अलग जीएसटी के डायमेंशन पे अपना डिसीजन देती है, जैसे टैक्स रेट क्या रहेगा, एग्जम्पशंस क्या क्या होंगी, वो सब। अगली बात करेंगे वाइडनिंग टैक्स बेस के बारे में। टैक्स बेस मतलब जिन पे टैक्स लगाया जा सकता है। वाइडनिंग मतलब उन सारी चीजों को अब बढ़ाना कि ज्यादा नंबर ऑफ चीजों पे टैक्स लग सके। सो गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है। पहली चीज तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि पैन को बैंक अकाउंट और आधार के साथ लिंक कीजिए, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि इस पे टैक्स लगना चाहिए, कौन कौन से लोग टैक्स से बच रहे हैं। नए टीडीएस कोड लाए गए हैं, नया डाटा सोर्स जो है
वो इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ करंट सिनेरियो अगर इंडिया में टैक्सेशन का देखा जाए तो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो चाहे इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट दोनों का कितना है, बेसिकली हमारी जीडीपी के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है। सो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स 6% इंडिया को मिलता है, इनडायरेक्ट का शेयर जो है वो 5.1% है जीडीपी का। टैक्स टू जीडीपी का जो रेशो है अगर वो कम होता है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है। आईटीआर का फाइलेशन जो है इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन नहीं करती है। इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 1860 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के। टैक्स को टेम्परेली खत्म कर दिया गया 1865 से 1886 के अंदर, पर उसके बाद से दोबारा से लागू कर दिया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके द्वारा डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट भी किया जाता है, वो रेशो भी कैलकुलेट करते हैं हर बार, और टैक्स बॉयंसी जो है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। सो दरअसल टैक्स बॉयंसी जो है वो पिछले 15 सालों में इस साल सबसे ज्यादा है। टैक्स टू जीडीपी रेशो, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर देखा जाए तो पिछले 9 सालों में ये इंक्रीज हुआ है। नेट डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। लो टैक्स बेस इंडिया में होने के कारण क्या है? पहली चीज तो बहुत सारी पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में है जो अपना टैक्स फाइल नहीं करते, कैश में डील करते हैं। दूसरी चीज एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स में एग्जाम्पशन दिया गया है। टैक्स के केसेस बहुत सारे पेंडिंग है कोर्ट में, तो लोगों का और हौसला बढ़ता है कि केसेस लगे रहे बल हम टैक्स नहीं देंगे। बहुत सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास, जिसके कारण बहुत सारे लोग टैक्स लूप होल कर लेते हैं। एंजल टैक्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसमें कुछ चेंजेस करने को बोले हैं। एंजल टैक्स 2012 में लाया गया था। एंजल का मतलब होता है देवता, कोई ऐसा देवता आया जिसने की बोला कि मैं आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो ये टैक्स उन पे लगाया जा रहा था, क्योंकि हो सकता है वो देवता अपनी ब्लैक मनी को या फिर अपने काले धन को व्हाइट करने के लिए आप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, है ना, और आपको उतना पैसा दे रहा हो जितना कि मार्केट के हिसाब से आपकी कंपनी को मिलना नहीं चाहिए। इससे सरकार ये टैक्स लेके आई ताकि ऐसे लोगों पे रोक लगे। 2012 में ये लाया गया, और जितना कैपिटल रेज किया जाएगा अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा मार्केट में, है ना, उस कैपिटल पे टैक्स लगेगा, उसी को एंजल टैक्स कहा जाएगा। और आप कितना कैपिटल रेज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है सामने वाला एंजल इन्वेस्टर आपको कितना कैपिटल या पैसा दे रहा है। ऑब्जेक्टिव यही था, अनअकाउंटेड मनी जो है उसको बेसिकली काउंट में लेके आना। ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नेशनल पॉलिसी जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पे उसका ड्राफ्ट तैयार किया है कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है उनको ऑफिशियली काउंट करना चाहिए। सो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोर स्टैटिस्टिक्स के वो नेशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए इसमें यूज होती है, जैसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही तो जीडीपी जीएनपी सब आता है ना, तो इसका पूरा क्लैरिटी होना चाहिए टर्म्स का। पीरियडिकली इनको अपडेट करना चाहिए। और इसके अलावा ये कहा गया कि जो नई पॉलिसी बन रही है वो इंटरनेशनल लेवल की यूनाइटेड नेशन जो प्रिंसिपल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको फॉलो करेगी। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की जो प्रिंसिपल 2016 में पहले ही अडॉप्ट कर रखे हैं जो अब नई पॉलिसी में डाले जाएंगे। इसके अलावा कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो है जैसे कि जीडीपी कैलकुलेट करना, एसडीजी, इन सबको कैलकुलेट करने के रूल्स और फ्रेमवर्क भी इसमें लिखे जाएंगे। प्रेजेंटली इंडिया में जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसकी अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही ये सब हैंडल करती है। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोऑर्डिनेट करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2006 में बनाया गया था जो स्टैटिस्टिक्स के सारे मैटर्स को देखता है और उस पर एडवाइस करता है। इसको रिकमेंड किया था सी रंगराजन कमीशन ने। 7वें शेड्यूल में स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड और सब्जेक्ट है ये यूनियन लिस्ट में भी आता है और कंकरेंट लिस्ट में भी आता है। इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं जैसे कि सेंसस एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एक्ट हो गया और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट हो गया। अगली बात करेंगे हम लोग लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहली न्यूज है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। 2022-23 की इन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें पाया गया लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट जो है इंडिया में वो 55.2% से लेकर बढ़ चुका है। कितना हो चुका है? बेसिकली 57.9% हो चुका है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मतलब लेबर्स का सर्वे करना रेगुलरली, कितनी लेबर फोर्स है आपके कंट्री के अंदर। इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स को एनुअली चेक करना। सबसे पहले करंट वीकली स्टेटस देखा जाता है, ये सिर्फ अर्बन एरिया शहरी इलाकों में देखा जाता है 3-3 महीनों में। यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस ये दोनों अगर देखे जा रहे हैं तो इसमें रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज कवर हो रहे हैं, लेकिन करंट वीकली स्टेटस सिर्फ अर्बन एरियाज में। तो अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है? सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब वो पर्सन जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है, परसेंटेज है एज अ टोटल पॉपुलेशन। मतलब लेबर फोर्स में क्या आएंगे? वर्किंग या फिर वो काम ढूंढ रहे हैं वो सब आएंगे, ठीक है। और वो कितना हिस्सा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का वो डिसाइड करता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाए तो ये हमें बताता है कि एम्प्लॉयड पर्सन जो है
जो मतलब काम कर रहे हैं वो कितने हैं पॉपुलेशन के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें ये बताता है कितने लोग बेरोजगार हैं। एक्टिविटी स्टेटस अलग अलग तरीके से हमें पता लगता है, जैसे यूजुअल स्टेटस है तो मतलब 365 दिन में कितने लोग इसमें थे। करंट वीकली स्टेटस पिछले 7 दिनों में कितने लोग एक्टिव थे एम्प्लॉयमेंट में, वो सब। इसकी कुछ फाइंडिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले 5 सालों का 2017 से 22 तक का आप कंपेयर कीजिए। टोटल भी इंक्रीज हुआ है, रूरल इंक्रीज हुआ है, अर्बन भी इंक्रीज है, मेल भी इंक्रीज है, फीमेल भी। वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन सॉरी रेशो, ये भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप यूआर देखेंगे, मतलब आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दरअसल डिक्रीज हुआ है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। जेंडर पे गैप, इस पे क्या फाइंडिंग्स कहती हैं। जेंडर पे का मतलब मेल और फीमेल को डिफरेंटली ट्रीट करना इन टर्म्स ऑफ वेजेस। सो दरअसल ये पाया जा रहा है कि 2023 में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो थे वो सबसे ज्यादा थे, लेकिन इसमें भी औरतों की काउंट जो थी वो कम थी। 50% जो थे इसमें, वो 50% ज्यादा वो आपके आदमी लोग ही थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। और मेन जो है वो अभी भी बहुत सारे फील्ड में विमेन की कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा पाते हैं, उनको ज्यादा वेजेस मिलते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल विमेन में वो इंक्रीज हुआ है। गांव की औरतें ज्यादा काम करती हैं एज कम्पेयर टू शहरों की औरतें, जब हम डेली वेजेस की बात करते हैं, जो कि विमेन इन लेबर फोर्स के मतलब उसमें मिला है कॉन्टेक्स्ट में। सो दरअसल ये जो इकोनॉमिक प्राइज है, नोबेल प्राइज सॉरी इकोनॉमिक्स में, इसको स्वेरिज रिश बैंक प्राइज भी कहा जाता है इकोनॉमिक साइंस के अंदर। ये 2023 में क्लॉडिया गोल्डन को मिला है, क्योंकि विमेन लेबर मार्केट के क्या आउटकम है, कैसे वो काम करती है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके एडवांसमेंट में इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नोबेल प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं जो नोबेल फाउंडेशन जो है स्टॉकहोम स्वीडन की, उसके द्वारा एडमिनिस्टर या मैनेज किए जाते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की लास्ट जो विल थी, इच्छा, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। 1901 से इनको दिया जाना शुरू किया हर साल, और ये 5 कैटेगरीज में मिलते थे। 6th कैटेगरी जो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस की, इसको 1968 में ऐड किया गया था, और ऐड करने का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन को। सबसे पहली बार 1969 में इनको दिया गया था इकोनॉमिक वाले प्राइज को। सो अवार्ड दिया किनके द्वारा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने का चांस बहुत ज्यादा है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइज देती है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन इसके अंदर नहीं है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है ये स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम जो है स्वीडन के अंदर, वो प्राइज देती है। नोबेल असेंबली जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के अंदर है, ये मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर प्राइज देती है नोबेल प्राइज। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, ये नोबेल पीस प्राइज देते हैं हर साल। विनर्स को मिलता क्या है, एक नोबेल डिप्लोमा, नोबेल मेडल, कैश प्राइज मिलता है जो स्वीडिश करेंसी क्रोनर के अंदर 11.0 मिलियन होता है हर एक नोबेल प्राइज के हिसाब से। और अगर एक से ज्यादा लोगों को नोबेल प्राइज मिला है तो वो इन अमाउंट को शेयर करते हैं आपस में। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज अनाउंस करते हैं या जो उस पर डिसीजन लेते हैं, वो जजेस अपने डिसीजन, अपने डेलिब्रेशंस को अगले 50 साल तक डिस्कस नहीं कर सकते। इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फॉर देम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्लॉडिया के द्वारा बात की गई। इन्होंने गोल्डन जू कर्व के बारे में बात करी। यू कर्व, यहाँ आप देखिए, यू कर्व के हिसाब से इन्होंने ये बोला कि हिस्टोरिकली, जब हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं तो हमें ये पता लगता है कि विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ज्यादा कंसिस्टेंटली कभी जुड़ा नहीं रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेशन बढ़ा तो इकोनॉमिक ग्रोथ चलता रहा, ऐसा कोई कंसिस्टेंट रिलेशन मिला नहीं, क्योंकि विमेन का कभी रेगुलर इस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा ही नहीं इकोनॉमी में। इसका मेन फैक्टर है सोशल नॉर्म्स होना। शादी के बाद बहुत सारी विमेन काम छोड़ देती हैं। पेरेंटहुड का इफेक्ट होना, मतलब बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो पेरेंटहुड के चलते, मतलब माँ बन जाती है तो काम छोड़ जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के कारण, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ गई, जिसके कारण बहुत सारी औरतें अपने करियर पे फोकस करती हैं और बच्चों पे फोकस नहीं करती, तो उस कारण इकोनॉमी में कई बार बूम आता है, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ यू शेप रिलेशनशिप को समझिए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पहले गिरा और फिर से इंक्रीज हुआ। यहाँ देखिए ध्यान से आप, जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो पुअरेस्ट कंट्री में सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर मिडिल इनकम कंट्री में औरतें ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन फिर हाई इनकम कंट्री में फिर से औरतों का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। तो यहाँ देखिए, मैरिड वुमेन इन वर्क एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे ज्यादा मिलती है वो आपको। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ जब आप जाते हैं तो कम होती जाती है। उसके बाद जब सर्विस सेक्टर की बात आती है तो फिर से औरतों की संख्या इस सर्विस सेक्टर में बढ़ती जाती है, क्योंकि ये सारी जो औरतें इस साइड पार्टिसिपेट कर रही हैं, दे आर टेकिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बिकॉज दे आर मोर ओरिएंटेड टू द करियर। एजुकेशन उनका अच्छा हो रहा है,
एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं। तो ये इस तरीके से यू तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, राइट। अब बात करेंगे कौन कौन से मेजर्स इंडिया में लिए गए हैं ताकि जेंडर गैप को रिड्यूस किया जा सके। सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी का कोड आया 2020 का, जिसमें बोला गया कि 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी, क्रच की फैसिलिटी मिलेगी बच्चों को अगर बच्चे हो जाते हैं किसी भी मतलब वर्किंग वुमेन के। इसके अलावा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के हिसाब से वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है ग्राउंड माइंस पे, बिलो ग्राउंड पे, वो सब उनको अलाउ किया गया है। कोड ऑन वेजेस 2019 के हिसाब से उनके विमेन के साथ एम्प्लॉयर के तौर एम्प्लॉयर के विमेन के साथ एम्प्लॉयर के मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। अगली बात करेंगे गिग इकोनॉमी की। तो बहुत सारे गिग वर्कर्स जो हैं उनको इश्यूज हाल फिलहाल फेस करने पड़ रहे हैं। गिग वर्कर्स में ब्लैंकेट वर्कर्स, जोमेटो स्विगी में जो काम करते हैं डिलीवरी बॉयज, वो सब आते हैं। ये सब स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो गिग इकोनॉमी होती क्या है? दरअसल ये फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी इसको कहते हैं, जिसमें टेम्परेरी अगर कोई पोजीशन खाली है और आपको काम मिल जाता है तो आप उस पर काम करते हैं टेम्परेरी, और आप इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, आप कहीं और भी काम कर सकते हैं क्योंकि आप उस जगह पे शॉर्ट टर्म के लिए ही एंगेज है। जब वहां आपका काम खत्म हो जाता है तब वहां से आप चले जाते हैं। गिग वर्कर्स दो तरीके के होते हैं, प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर या ऐप के थ्रू उस पर्टिकुलर जॉब के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जोमेटो स्विगी ओला। नॉन प्लेटफॉर्म का मतलब है कि कैजुअल वेजेस, मतलब दिहाड़ी पे आपको रखा हुआ है, जब खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी तो आपको भेज दिया जाएगा। ये काम पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरीके से हो सकता है। गिग इकोनॉमी इंडिया में क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि इंटरनेट बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप आ गए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो इसको फ्रीली यूज करना शुरू कर दिए। वर्क की अप्रोच बदल गया, ऐसा नहीं माना जाने लगा कि 9 से 5 की नौकरी करके बैठ के ही करनी है, ये सब हट गया। डिमांड जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की वो बढ़ने लगी। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया गिग इकोनॉमी को लेकर, जैसे कोड ऑन वेजेस 2019 से आया गया, जिसमें साफ बोला गया कि मिनिमम वेज जो है वो कितना होना चाहिए, फ्लोर वेज कितना होना चाहिए अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिग वर्कर के तौर पे काम कर भी रहा है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गिग वर्कर्स आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में बोला गया कि गिग क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन और राइट साफ साफ मेंशन कर दिए गए। इसके अलावा यहाँ मेंशन किया गया है जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको गिग वर्किंग के थ्रू या फिर गिग इकोनॉमी के थ्रू पर्सनल सर्विस मिलती है, उनका टाइम बचता है, इंप्लॉइज को भी फायदा मिलता है, कम पैसा देना पड़ता है, रिमोटली सामने वाला काम कर सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस चलता है, इंप्लॉयज को भी इंप्लॉइज जो है वो बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं, शिफ्ट वगैरह अपने हिसाब से शिफ्टिंग तय कर सकते हैं, है ना, कितने से कितने काम करना है। इंप्लॉयज जो है इनको कम चीप मतलब कॉस्ट पड़ती है, कंप्लाइंस ज्यादा नहीं होता, उनको ज्यादा वर्कर का हेडेक सिक्योरिटी वगैरह का लेना नहीं पड़ता, है ना। ये सब कंट्री को क्या फायदा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, स्टार्टअप ज्यादा बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। कुछ और डेवलपमेंट गिग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में की गई है, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आती है। इन्होंने नई नई वेलफेयर स्कीम गिग वर्कर्स के लिए निकालने की बात की है। G20 में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जिसमें बोला गया सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन जो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, उनका डॉक्यूमेंट जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक वेलफेयर बिल लाया है, जिसमें गिग वर्कर्स को खास करके टारगेट किया गया है या उन पर फोकस किया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जल्द ही अगले पार्ट के लिए मिलेंगे। पढ़ते रहिए।